नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। हमारे पास ना विकिपीडिया और आईबीएम जैसे कुछ अच्छे सोर्सेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि एआई के इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझें। तो ये एआई आखिर है क्या चीज़, कैसे काम करता है और आजकल इसकी इतनी बातें क्यों हो रही हैं, इसमें क्या चुनौतियां हैं? चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, एआई का सीधा सा मतलब है मशीनों में इंसानों जैसी सोचने समझने की काबिलियत पैदा करना। मतलब वो सीख सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, और इसके लिए ना कई अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। हाँ, मैंने सोर्सेज में मशीन लर्निंग का जिक्र बार बार देखा। ये क्या है असल में? मशीन लर्निंग ये एआई का आप कह सकते हैं एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसमें ना कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम सीधे सीधे रूल्स नहीं बताते, बल्कि उन्हें बहुत सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा से खुद ही सीखते हैं, पैटर्न पहचानते हैं। अच्छा, डेटा से सीखते हैं। हाँ हाँ। और इसके भी मतलब कई तरीके हैं। जैसे सुपरवाइज लर्निंग होती है, जहाँ डेटा पहले से लेबल किया होता है, मतलब बताया होता है कि ये तस्वीर बिल्ली की है, ये कुत्ते की। ओके। फिर अनसुपरवाइज लर्निंग है, जहाँ एआई को बिना लेबल वाला डेटा देते हैं और वो खुद उसमें छुपे पैटर्न ढूंढता है। और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी है, जिसमें एआई को सही काम करने पर रिवॉर्ड मिलता है, गलत पर नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं। दिलचस्प है। तो ये तो हुई मशीन लर्निंग, और डीप लर्निंग, इसका नाम तो आजकल हर जगह है। हाँ बिल्कुल। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक ज्यादा पावरफुल एडवांस तरीका समझ लीजिए। ये इंसानी दिमाग में जैसे न्यूरॉन्स का जाल होता है ना, जी। कुछ वैसा ही बनाने की कोशिश करता है, जिसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और इसकी खासियत यह है कि ये बहुत ज्यादा डेटा, मतलब बिग डेटा से बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख सकता है, जैसे कि तस्वीरों को पहचानना या फिर हमारी भाषा को समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना। अच्छा, जैसे वो जीपीटी मॉडल्स हैं आजकल जो टेक्स्ट लिखते हैं। बिल्कुल सही। जीपीटी यानी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, वो इसी डीप लर्निंग पर आधारित है। वो भाषा के पैटर्न सीखकर नया टेक्स्ट बना सकता है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि इन सिस्टम्स के लिए ना दुनिया की जो बेसिक समझ होती है, मतलब कॉमन सेंस, वो सीखना अब भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और कॉमन सेंस रीजनिंग कहते हैं। मशीन को ये सहज ज्ञान देना कि जैसे छतरी बारिश में काम आती है या दो लोग एक ही कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, ये सब सिखाना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। और एक और प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन। मतलब जैसे जैसे समस्या बड़ी होती जाती है, उसे सुलझाने के लिए जरूरी कैलकुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती है कि सिस्टम बहुत धीमा हो जाता है या रुक ही जाता है। अच्छा, तो ये चुनौतियां तो हैं, लेकिन एआई का ये पूरा सफर शुरू कैसे हुआ था? मतलब इतिहास क्या है इसका? इसकी औपचारिक शुरुआत ज्यादातर लोग 1956 में हुई डार्टमाउथ वर्कशॉप से मानते हैं, अमेरिका में हुई थी। तब बहुत उम्मीदें थी, बहुत उत्साह था, लगा था कि बस कुछ सालों में इंसान जैसी मशीनें बन जाएंगी। पर ऐसा हुआ नहीं शायद। नहीं, वैसा नहीं हुआ। शुरुआती वादे पूरे नहीं हुए, फंड्स कम हो गए और फिर एआई विंटर्स का दौर आया। मतलब जब रिसर्च में सुस्ती आ गई, इंटरेस्ट कम हो गया, ऐसे एक दो दौर आए। लेकिन पिछले मान लीजिए 10-15 सालों में तो जैसे एकदम से क्रांति आ गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। गजब की तेजी आई है। और इसके पीछे ना कुछ मुख्य वजह हैं। एक तो कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ गई, खासकर जीपीयूज जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, वो एआई की कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। अच्छा। दूसरा, इंटरनेट की वजह से बहुत बड़ा डेटा उपलब्ध हो गया। जैसे इमेजनेट नाम का एक बहुत बड़ा इमेज डेटाबेस बना, जिसने एआई को तस्वीरें पहचानना सिखाने में मदद की। और तीसरा, डीप लर्निंग जैसे एल्गोरिदम्स में बहुत सुधार हुआ। इन सब ने मिलकर एआई को वो ताकत दी जो आज हम देख रहे हैं। याद है, आईबीएम की डीप ब्लू ने शतरंज में कास्परोव को हराया था। हाँ, वो तो काफी पुरानी बात हो गई अब। हाँ, और फिर गूगल के अल्फागो ने गो जैसे जटिल गेम में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी को हरा दिया। ये सब इसी तरक्की के माइलस्टोन्स हैं। तो आज की तारीख में एआई कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? कुछ आम उदाहरण? अरे बहुत जगह। आप शायद रोज इस्तेमाल करते हो और पता भी ना हो। वीडियो गेम्स में जो कंप्यूटर के विरोधी होते हैं, वो एआई से चलते हैं। फाइनेंस में स्टॉक ट्रेडिंग और रिस्क का अंदाजा लगाने में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आईबीएम की रिपोर्ट बताती है कि आजकल कंपनियां एचआर डिपार्टमेंट में भी एआई यूज कर रही हैं, रिज्यूमे स्कैन करने, सही कैंडिडेट ढूंढने में। इससे काम तेज होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन इसके साथ कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे एआई में भेदभाव या बायस का मुद्दा।
बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत गंभीर चिंता है। देखिए, एआई सीखता तो डेटा से ही है। अगर वो डेटा ही किसी तरह के सामाजिक पक्षपात मतलब बायस को दिखाता है, चाहे वो लिंग, जाति या किसी और आधार पर हो, तो एआई भी वही सीख लेगा। और फिर उसके फैसले भी पक्षपाती होंगे। एग्जैक्टली जैसे अमेरिका में कॉम्पास नाम के एक सिस्टम पर काफी विवाद हुआ था। आरोप था कि वो अश्वेत लोगों के दोबारा अपराध करने के खतरे को गोरे लोगों की तुलना में ज्यादा आंकता था। ओहो। या फिर गूगल फोटोज ने एक बार कुछ अश्वेत लोगों की तस्वीरों को गलती से गुरिल्ला लेबल कर दिया था। ये दिखाता है कि कितना सावधान रहने की जरूरत है। और ये समझना भी तो मुश्किल होता है कि एआई ने कोई फैसला आखिर लिया क्यों, वो ब्लैक बॉक्स वाली बात। सही कहा आपने। इसे एक्सप्लेनेबिलिटी या व्याख्या की कमी कहते हैं। एआई का डिसीजन प्रोसेस इतना जटिल हो सकता है कि इंसान उसे समझ ही ना पाए। और ये तब और खतरनाक हो जाता है जब एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर में, बीमारी पहचानने या कोर्ट में सजा तय करने जैसे संवेदनशील कामों में। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, एआई के बढ़ते इस्तेमाल के कुछ और बड़े असर क्या दिख रहे हैं? एक बड़ा मुद्दा जो अब सामने आ रहा है वो है एनर्जी की खपत। इन बड़े बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में और जिन डेटा सेंटर्स में ये चलते हैं उनमें बेतहाशा बिजली लगती है। अच्छा, कितनी? अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ सालों में शायद 2026 तक एआई और डेटा सेंटर्स मिलकर जापान जितनी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर, क्लाइमेट चेंज पर पड़ता है। तभी तो कुछ कंपनियां अब न्यूक्लियर एनर्जी जैसे विकल्पों के बारे में सोच रही हैं। ये तो एक अलग ही दिशा में जा रही है बात। और भविष्य को लेकर भी तो कुछ डर जताए गए हैं कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। कुछ बहुत जाने माने एआई रिसर्चर्स जैसे जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर भी कहते हैं, उन्होंने चिंता जताई है। उन्हें डर है कि अगर सुपर इंटेलिजेंट एआई बन गया तो वो इंसानों के काबू से बाहर हो सकता है और शायद मानवता के लिए ही खतरा बन जाए। ओह, लेकिन क्या सभी ऐसा सोचते हैं? नहीं, सभी नहीं। यान लेकुन जैसे कुछ और बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो मानते हैं कि ये डर कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। वो कहते हैं कि हम एआई को सुरक्षित बना सकते हैं, लेकिन हाँ, नौकरियों पर क्या असर होगा, एआई का इस्तेमाल करके गलत सूचना या फेक न्यूज़ कैसे फैलाई जा सकती है, और टेक्नोलॉजी पर कुछ ही बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाना, ये सब असली चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो मतलब ये साफ है कि एआई एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है, इसमें संभावनाएं तो बहुत है, पर इसके साथ गंभीर चुनौतियां और नैतिक सवाल भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। जरूरी ये है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमें सोचना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी के साथ कैसे विकसित करें और कैसे इस्तेमाल करें ताकि इसके फायदे ज्यादा हों और नुकसान कम से कम। सही कहा। और शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल यहीं छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे एआई इंसानी काम करने में और बेहतर होता जाएगा, यहाँ तक कि शायद कुछ कामों में हमसे आगे भी निकल जाए, तो क्या ये हमारी अपनी पहचान पर, हमारी क्रिएटिविटी पर, दुनिया में हमारी भूमिका पर सवाल नहीं खड़ा करेगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।